अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। हिना, आज आपने और मैंने मैचिंग टाई और सूट पहना है। आप सच्ची बताएं कि आपने मेरे बाद मेरी चीटिंग की है, कॉपी की है ना? बिल्कुल, मैं चाह रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन जबरदस्त हो जाए, शुरू में ही पता चल जाए कि भाई दोस्ती हो गई है। और ये बताइए, मौसम देखा आपने? आसमान देखा आपने? कैसी काली घटाएं थी, कैसे काले बादल थे। मुझे तो डर लग रहा है, मुझे हिचकिचाहट महसूस हो रही है गले में। बिल्कुल ऐसा आप ना कहें शुरू में ही। वैसे तो एक वायरल इन्फेक्शन फैला ही हुआ है, खासतौर पर लाहौर में काफ़ी लोगों से बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन ये अच्छा मौसम जो है वो आने वाले अच्छे दिनों की नवीद भी सुना रहा है। शुक्र है कि हब्स और धूप जो है उसकी छुट्टी हुई है, कहीं जाके हमें नसीब हुआ है कि हम सुकून से ये खूबसूरत मौसम जो है इसे इंजॉय करें। कल रात को भी मौसम बहुत अच्छा था और मेरे सुनने में आया कि कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। बिल्कुल, खुनकी तो पैदा हो गई है हवा में, लेकिन उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी आपको अपनाए रखनी है, क्योंकि पहले हब्स था, आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना था। और अब की सूरत हाल ये है कि जूं सर्दी बढ़ती जाएगी, आपको गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना है और गर्म मशरूबात पिएं, अपने आप को गर्म रखें। अभी वो टाइम थोड़ा ज़्यादा दूर है अली। अच्छा, अभी सर्दी आने में टाइम लगेगा। आप अभी से, क्योंकि आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस हो रही है गले में, इस वजह से आप। और अब हम बढ़ते हैं, अब को सबसे पहले एक खुशखबरी सुनाते हैं। हम जब भी एक नई एपिसोड से, जब से मैंने ज्वाइन किया है, हम आपको बताते हैं हमारे किसी न किसी खिलाड़ी ने बहुत खूब परफॉर्म किया होता है। और आज एक और ऐसी स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं, और वो है शाहज़ेब रिंद की। शाहज़ेब रिंद हमारे MMA फाइटर हैं, एक और टाइटल अपने नाम किया है उन्होंने, पाकिस्तानी परचम सरबुलंद किया है, दुनिया को बता दिया है कि वो क्या कर सकते हैं, पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं, करके दिखाया है उन्होंने। जी हाँ, कराटे कॉम्बैट लीग है जिसमें नाकाबिले शिकस्त रहे हैं वो पाकिस्तानी फाइटर शाहज़ेब रिंद ने एक और फाइट जीत ली है और वर्ल्ड टाइटल जीतने का ख्वाब भी पूरा कर लिया है। शाहज़ेब रिंद ने ब्राजीलियन हरीफ को हराया है। कराटे कॉम्बैट इंटरम टाइटल लाइट वेट बेल्ट उन्होंने उनको हराकर ये टाइटल भी अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, अगर बात करें मुकाबले की तो दोनों हरीफों के दरमियान मुकाबला कराटे कॉम्बैट इंटरम टाइटल लाइट वेट बेल्ट के लिए था। और जो पाकिस्तानी फाइटर शाहज़ेब रिंद हैं, अभी तक कराटे कॉम्बैट लीग में नाकाबिले शिकस्त हैं। पाकिस्तानी फाइटर शाहज़ेब रिंद ने इससे कबल 5 मुकाबले किए और तमाम मुकाबलों में फाते रहे। टाइटल जीतने के बाद कहा कि हर जगह जंग है और हम इंसान होते हुए भी एक दूसरे को मार रहे हैं। देखा आपने, शाहज़ेब ने कहा कि मेक लव नॉट वॉर, हर जगह जंगें लगी हैं इस वक्त, और आप मैदान में, खेल के मैदान में अपना लोहा मनवाएं। ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे का ऐसी सूरत हाल का शिकार बनाकर आप आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्रिकेट के मैदान में गले का तौक उठाकर पाकिस्तानी विमेंस ने साइड पर रख दिया है। उन्होंने जो शिकस्त का एक सिलसिला है वो तोड़ दिया है, उतार कर फेंक दिया है तौक। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 13 रन से जेर करके इब्तदाई नाकामी का बदला चुका दिया है। पाकिस्तान विमेंस T20 इंटरनेशनल में अपना सबसे बड़ा स्कोर 181 भी बना डाला है। हमारी टीम ने 3 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 181 रन बनाए, जिसके जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 168 रन ही बना सकी। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वाला मैच हम जीत जाएंगे? मुझे बहुत सी तवक्कुआत थी और हमेशा ही होती हैं जब हम क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, कभी भी ये सोच कर नहीं बैठते कि आज हम हारेंगे। अच्छा। और अक्सर तवक्कुआत के साथ मैं तो उम्मीद रखता हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हमेशा हर मैदान में, और ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, हमारे बाकी खिलाड़ी भी हर मैदान में अपना लोहा मनवाएंगे, पाकिस्तान के परचम का सर बुलंद करेंगे हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल। इससे कबल अगर बात करें तो पीर को जो खेला गया पहला T20 था, उसमें जनूबी अफ्रीका ने वुमेन टीम को 10 रन से शिकस्त दी थी। और 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आखिरी मैच अब जुम्मे को सुबह 10 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ही खेला जाना है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच के वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 की चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई भी की गई है और दोनों टीमों की जो कैप्टन उन्होंने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी है। देखते हैं जी, फिलहाल तो अगले मैच है मुल्तान में होने वाला जो मैच है कि उसमें हमारी परफॉर्मेंस जो है वो क्या रहती है। खेलों की दुनिया से तो खबरें हम शामिल करते ही रहेंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के हवाले से बहस व तकरार जारी है, वजाहतें मुलाकातें हो रही हैं। हर कोई मौलाना फजल रहमान के घर के चक्कर लगा रहा था और सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला, अपोजिशन जमातें सभी मौलाना को राम करने, मौलाना को मनाने के लिए कोशा थे। मगर कल हैरानकुन तौर पर मौलाना फजल रहमान असद कैसर की दावत पर उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए, खाना खाया, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। इस वक्त तो हमने उनका मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं,
तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? तो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। मौलाना की गुफ्तगू तो आपने सुनी। अभी आपको बताएं कि असद कैसर ने भी सहाफ़ी से गुफ्तगू की है, तो उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। इस वक्त तो हमने उनका मसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। मौलाना साहब ने आपके सामने कहा कि हमने उस मुसविदों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, और ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी तौर पर इस मुसविदे को नहीं मानते। अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे, और तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ना जो भी करेंगे हम मशावरत से करेंगे। वफाकी वजीर कानून ने अगले चीफ जस्टिस पर शुकूक व शुबहात को रद्द करते हुए कहा कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाही होंगे। जो ड्राफ्ट था उस पर इंशाल्लाह हम पार्लियामान में भी कंसेंसस की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों ने चार बड़ी अच्छी तजावीज़ दी है, जो ऑलरेडी मुसवदे का हिस्सा उनमें कुछ फाइन ट्यून होने वाले। इमरान खान साहब खुद सिग्नेटरी हैं मैसाके जमहूरियत के, और 18 साल में उन्होंने कभी नहीं कहा कि आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए। पार्लियामान को जजेस अपॉइंटमेंट का जो रोल है वो मजबूत होना चाहिए। जजेस की अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम शफाफ होना चाहिए। आला अदलिया को डिलीवर करना चाहिए लोगों की उमंगों के मुताबिक। बैकलॉग्स खत्म होने चाहिए, और यही एजेंडा इस वक्त 25 अक्टूबर तक काजी फायज़ साहब चीफ जस्टिस है। इस वक्त जो आइन है उसके मुताबिक 25 अक्टूबर को उनका टेन्योर ख़त्म होगा, तो 26 से सीनियर बॉस जज जो हैं वो आ जाएंगे। आपको एंग्जाइटी का एक ही है। 25 अक्टूबर तक काजी फायज़ ईसा ही अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। दूसरी तरफ बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों के साथ कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू है। उसमें कहा कि आईनी तरमीम 3 अंपायर्स को तौसीह देने के लिए करनी पड़ रही है। इन अंपायर्स में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शामिल है। और तौसीह इसलिए दी जा रही है ताकि 8 फरवरी के इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। जबकि जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान इसके बरक्स बयान देते दिखाई दिए। कहा पहले उनके लीडर को रिहा किया जाए, फिर इस आईनी तरमीम पर बात होगी। आप हमसे तवक्के हैं कि हम आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पे बात करें, पहले हमारे लीडर को बाहर लेके आए। फॉर्म 45 की हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स बनाएगी, पहले हमारा मैंडेट जो है उसका फैसला होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का किरदार इसमें बड़ा सवालिया निशान है, खासकर बिलावल साहब का, जो बड़ा क्लेम करते हैं कि उनके नाना ने आईन बनाया और उनका नवासा रात के अंधेरे में उस आईन में नकबजनी कर रहा था। सीनियर तजियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने का। बताइएगा, रोशनी डालिएगा कि इस वक्त मुसवदा हमें सुनाई दे रहा है। कोई कह रहा है 3 मुसवदे पेश किए जा रहे हैं, किसी रहनुमा की जानिब से ये कहा जा रहा है हम मुसवदा मुस्तरद कर रहे हैं। पीटीआई की जानिब से कोई ख़ास मौक़िफ़ मुसवदे को लेकर सामने नहीं आया, किसी भी रहनुमा ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा मौलाना ने रद्द किया है। असद कैसर साहब की तरफ से ये कहा गया। देखिए, एक तो अगर आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का महवर जो है वो JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अब बन चुके हैं। और पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह का रोल माजी में नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम जो हैं वो अदा करते थे, क्योंकि नवाबजादा साहब सियासत में एक ऐसी शख्सियत थे जिन पर तमाम सियासी क़यादतों, तमाम सियासी जमातों की जो लीडरशिप थी उनका इत्मीनान होता था, और जिस वजह से उनकी तरफ से जो भी बात कही जाती थी वो तमाम छोटी बड़ी जमातें जो थी उन पर बाइंडिंग होती थी। फिर कुछ अरसा के लिए मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के पास भी ये रोल रहा, लेकिन उनकी सेहत की ख़राबी के बायस जो है वो मुतहरक नहीं रहे। लेकिन अब पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर आप देखें तो तमाम सियासी जमातें, ख्वाह उनका तल्लुक़ हिज़्ब इख्तिलाफ से हो, हिज़्ब इक़्तिदार से हो, तमाम जमातें जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान JUI के जो सरबराह हैं उनकी तरफ रजू कर रही हैं। और जो मसवदे की बात जो है वो आपने की, उसमें देखिए कि ये जो आइनी तरमीम का मामला था, इस मामले पर कुछ हुकूमती शख्सियात की तरफ से मिस हैंडलिंग हुई,
और जो ये मामला था इसको सियासी तौर पर डील करने की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है इसको डील करने की कोशिश की, जिससे खराबी जो है वो पैदा हुकूमत की जो खिफत भी अब उठाना पड़ी है, बल्कि ये जो अभी उन्होंने की है, ये जो स्ट्रेटजी अपनाई है, उससे तो मौलाना तहरीक इंसाफ के ज़्यादा करीब हो गए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बड़े अरसे से कोशिशें जारी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि मौलाना के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर कर लिए जाएं। तो अब बताया जा रहा है नवाज शरीफ साहब भी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। इतनी उजलत जो थी वो क्यों दिखाई गई फिर हुकूमत की जानिब? अच्छा देखिए, एक तो तैयारी कोई नहीं थी, एक तो मौलाना ने ये हिकमत अमली इसलिए जो है वो अख्तियार की है कि आम इंतखाबात के बाद जो नताइज सामने आए उन नताइज की रोशनी में PTI को इंतहाई कम नशिस्तें मिली और फिर इतनी कम नशिस्तें मिली कि वो तन्हाई का शिकार जो है वो हो चुकी थी। हुकूमत की तरफ से भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने मिलकर जो है वो हुकूमत साजी कर ली और उसमें JUI को नज़रअंदाज किया। तो अब देखिए कि जो मौलाना ने फैसला किया है, उन्होंने दरअसल एक तरफ तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत से सियासी इंतकाम लिया है और दूसरी तरफ जो पॉपुलर वेव है वो तो ज़ाहिर है PTI की और वेव है, उसकी तरफ जो है उन्होंने रजू किया है। अब देखना ये है, सवाल ये है जिस पर जेल में बानी PTI को भी यकीन नहीं है कि मौलाना कब तक जो है वो उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जो मुलाकात हुई है असद कैसर की रिहाइश का पर PTI की लीडरशिप के साथ, वहाँ पर तो दोनों जमातों की क़यादत ने इत्तफाक किया है कि वो पार्लियामेंट के अंदर आईनी तरमीम के मामले पर अपना एक मुश्तरका मौक़िफ़ जो है तो वो अख्तियार करें। खालिद साहब, हम देख रहे हैं कि आपने भी कहा कि मौलाना साहब जो है वो बदला भी ले सकते हैं दोनों पार्टियों से, और हमारे जो सवाल थे वो PTI के हवाले से थे। मैंने असद कैसर के हवाले से पूछा, मेरी साथी एंकर ने पूछा कि आप क्या देखते हैं कि PTI का जो मौक़िफ़ है वो कैसे आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? तो यूँ कह सकते हैं हम कि एक जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी उनको जो है उनसे सबकत ले जा रही है PTI आज। देखिए कि जो नाकामी हुई है हुक्मरान इत्तेहाद को पार्लियामेंट के अंदर, ये बड़ी नाकामी है क्योंकि इस आईनी तरमीम के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है और मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है वो भी इसके साथ जो है इस आईनी तरमीम के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इस मामले में हुकूमत को खिफत का सामना करना पड़ा है, सुबकी का सामना करना पड़ा है। और देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान आगे चलकर अगर हुकूमत के साथ कोई मामला तय भी करते हैं तो वो चाहते हैं कि PTI को जो है वो इस मामले में साथ रखें और जो ऐसी तरामीम जिन पर इत्तफाक राय हो सकता है, क्योंकि जो आईनी अदालत है इस मामले पर JUI के भी कोई बड़े कंसर्न नहीं है, PTI के भी कोई बड़े कंसर्न नहीं है और वो वकला बरादरी जो है उसके भी कंसर्न नहीं है। सिर्फ इसका जो तरीक़ेकार है उस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इतराज़ात हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौलाना फजलुर रहमान का इस वक्त मौक़िफ़ है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा की तस्सीह के हवाले से, ये मौक़िफ़ ही बानी PTI का मौक़िफ़ है। अच्छा, तो और इसको अगर आप देखें तो दोनों जो हैं वो इस हवाले से भी जो हैं करीब है। इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है, नून लीग के भी बहुत सारे जो रहनुमा हैं वो यही बात करते दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने आज़म नज़ीर तारड़ का भी जो शॉट सुनवाया, इसके अलावा अताउल्लाह तारड़ भी यही कह रहे हैं कि अभी तो यही नज़र आ रहा है कि अपनी मुद्दत पूरी करेंगे काजी फ़ायज़ ईसा और अगले जो चीफ जस्टिस हैं वो मंसूर अली शाह ही होंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह की फिर क्या कहें कि उनका नोटिफिकेशन कब हुकूमत जारी करेगी? क्योंकि हमने देखा था कि काजी फ़ायज़ ईसा का जो नोटिफिकेशन था वो तो 3 माह पहले ही आ गया था। देखिए, ये आईनी तरमीम का अमल शुरू होने से पहले भी हमारे जो वफाकी वज़ीर कानून हैं मुहतरम आज़म नज़ीर तारड़, उनका उससे पहले भी यही मौक़िफ़ था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि तरमीम जो है वो सामने आई और तरमीम पेश करने का पार्लियामेंट में अजलास भी जो है वो तलब कर लिया गया। तो इस तरह हमारे जो सियासतदान हैं इनके जो बयानात हैं और फिर जो अमली मामलात होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। जैसे मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि उनसे जो बातें हुई वो और थी, जो मुसवदा पेश किया गया उसमें भी फिर जो है वो चीज़ें बदल दी गई। तो इस तरह की बयानबाजी वो तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है
कि हमारे जो अगले हाँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो मंसूर अली शाह होंगे, बल्कि हुकूमत के बाद हल्के ये भी कह रहे हैं और हुकूमत के अंदर एक दबाव ये भी है कि अब अदलिया के साथ जो इत्मीनाद है उसको बहाल करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। अच्छा सर, एंड पे जरा वो भी बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि 15 दिन में वो छुड़वा लेंगे अपने लीडर को, बानी पीटीआई को जेल से छुड़वा लेंगे। एक तो उस पर जरा रोशनी डाले कि वो मामला कहाँ तक पहुंचा, और दूसरा जो लाहौर जलसा है 22 को होना है उसके लिए भी कहा ही जा रहा है कि इजाजत नहीं मिल रही 21 को जो जलसा होना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं। और बानी पीटीआई का भी कल का बयान है कि भाई लाहौर जलसा जो है वो जरूर करें चाहे हालात जो भी हों। तो कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान? देखिए, जो अली मीन गंडापुर हैं वज़ीर आला केपी के, उनका ये बानी पीटीआई को अडयाला जेल से छुड़वाने का जो ऐलान था, उसको भी जो पहले की तरह उनके बयानात हैं एक बयान के तौर पर ही जो है वो लिया जा सकता है। तो इसके साथ जो जलसे के हवाले से आपने पूछा है, देखिए दोनों जमातों के लिए, हुक्मरान इत्तेहाद के लिए भी और पंजाब हुकूमत के लिए भी, वफाकी हुकूमत के लिए भी और पीटीआई दोनों के लिए मैं समझता हूँ लाहौर का जलसा जो है अब वो अहम है। और पीटीआई हुकूमत तो उन्हें किसी सूरत जलसे की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है। और आप जानते हैं कि अभी से ही पकड़ दकड़ जो है वो पीटीआई के जो लाहौर के उहदेदारान हैं और पंजाब के जो हम उहदेदारान हैं उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है, लेकिन पीटीआई जो है वो इस पर कायम है कि जलसा वो हर सूरत करेंगे, जलसा वो हर सूरत करेंगे। और हम देखेंगे भी वो लाहौर में कैसे जलसा करते हैं हुकूमत की जो अपोजिशन के बावजूद। बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियोज़ में आने का। और ये थी आज की बड़ी खबर, सियासी सूरत हाल से आगाह किया हमारे तजज़ियाकार ने भी आपको, और मज़ीद खबरें भी हैं, कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। है ना, आज एक के बाद एक अच्छी खबर है हमारे पास। आपको बताएं कि सानिया APS के मुतासर तालिब इल्म अहमद नवाज को गैर मामूली खिदमात अंजाम देने पर बरतानवी बादशाह चार्ल्स की जानिब से ब्रिटिश एम्पायर मेडल से नवाजा गया है। और अहमद नवाज बेनज़ीर भुट्टो के बाद वो दूसरे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन का सदर बनने का भी एजाज़ हासिल कर रखा है। अहमद नवाज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के नौजवान नस्ल के लिए मोटिवेशन बन गए हैं, जिन्होंने सानिया APS जैसे साने से निकलकर अपने मुल्क को, कौम का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। मज़ीद ये अवार्ड नहीं, किन खिदमात के एतराफ़ में उनको ये दिया गया है, हम अहमद नवाज से ही जान लेते हैं। अहमद नवाज, बताइएगा ऑक्सफोर्ड के हवाले से जो ये आपको अवार्ड दिया गया है, पहले तो ये बताइएगा अवार्ड के मुतालिक, और आपकी जो बादशाह चार्ल्स से मुलाकात रही उसके मुतालिक बताइएगा। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का। ये ब्रिटिश एम्पायर मेडल जो है, तो ये यहाँ पे इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड। ये सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन्होंने फलाही कामों के लिए दुनिया भर में एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई हो और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने किया हो। तो मुझे किंग चार्ल्स की तरफ से ये ऑनर जो मिला है, तो इट्स वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर माई सेल्फ। मेरी न सिर्फ मेरे लिए बल्कि फैमिली के लिए, पाकिस्तानी हमवतनों के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है कि बीइंग वन ऑफ द फ्यू पाकिस्तानी जिनको ये ऑनर मिला है, जो रिकग्निशन ये है जो जिनको मिली है। मुझे ये ऑनर मेरी जो कैंपेन मैंने चलाई है ओवर द लास्ट 9-10 ईयर्स, उस हादसे के बाद मैंने ग्लोबली लेबनान में हमने एक स्कूल बनाया रेफ्यूजी बच्चों के लिए। इसके अलावा हमने वहाँ पे रेफ्यूजी बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी। इसके अलावा जो है तो हमने एंटी रेडिकलाइजेशन पर दुनिया भर में काम किया, बच्चों को स्पीचेस दी स्कूलों में। I went to international conferences to raise awareness about these issues. तो इसी तरह जो कैंपेनिंग है ग्लोबली जो मैंने चलाया ओवर द इयर्स, तो उसके नतीजे में फिर किंग चार्ल्स ने ये रिकग्निशन की कि ओवर द लास्ट 8 to 9 ईयर्स जो मैंने ये जदोजहद की है नौजवानों के लिए, नौजवानों की फलाही के लिए, रेफ्यूजीज़ के लिए जो मैंने काम किया है, तो इन सब चीज़ों के नतीजे में किंग चार्ल्स ने डिसाइड किया कि ये अवार्ड मुझे दिया जाए। मुझे बहुत एक फ़ख्र की बात है मेरे लिए, इसलिए क्योंकि इसके लिए बीइंग वन ऑफ द वेरी फ्यू पाकिस्तानीज़ जिनको ये अवार्ड मिला है, और बीइंग वन ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द आर्मी पब्लिक स्कूल कि उस हादसे से आगे आकर जो हादसा हम पे गुजरा, जो पाकिस्तान पे एक हादसा गुजरा, उससे आगे आकर जब आप ऐसे एक माइलस्टोन्स को अचीव करते हैं तो एक बहुत बहुत फ़ख्र की बात है। और पाकिस्तानियों से जितनी मोहब्बत मुझे मिली है
इस अवार्ड के नतीजे में और जस्ट जनरली ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इट्स समथिंग दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर और बहुत शुक्रिया मैं दिल से अदा करना चाहता हूँ मेरे हमवतनों का जिन्होंने हर कदम पर मेरी बहुत इंकरेजमेंट भी की है और मुझे बहुत मोहब्बत भी दी है which has been always encouraging me to go forward and do more and more. बिल्कुल, जिस तरह से आपको अपने आप पे फ़ख्र है, अहमद आप पर बहुत फ़ख्र है। अगर बात की जाए सानिया APS की तो 10 साल होने को हैं और करीबन 9 साल से ज़ायद का अरसा आपको हो गया है बरतानिया शिफ्ट हुए हुए। अपने एजुकेशनल करियर के बारे में बताइएगा, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इस इंसिडेंट के बाद, इस हादसे के बाद, और आगे आपके क्या एजुकेशनल गोल्स हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी बरतानिया में तकरीबन 10 साल हो गए उस हादसे से आगे आकर। तालीम जो मेरी है तो इट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू मी, इसलिए क्योंकि जब दहशतगर्दों ने हम पर हमला किया पाकिस्तान में तो उन्होंने हमारी तालीम पर हमला किया, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल पर हमला किया और उनका मकसद ये था कि ना सिर्फ उन नौजवानों को उन स्कूल में और पब्लिक स्कूल में उनको तालीम से रोके बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितने नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनको तालीम से डिटर करें। लेकिन उस हादसे से आगे आकर मैंने यह अज़म किया कि मैंने कोशिश करना है और अपनी भरपूर ज़िंदगी में कोशिश करना है कि मैंने दुनिया के सबसे बेहतरीन इदारों में, इंस्टीट्यूशंस में मैंने पढ़ना है, सबसे आला तालीम मैंने खुद अपने लिए एक्वायर करनी है। एंड आई नीड टू इनकरेज, मैंने जो और नौजवान हैं उनको मैंने इनकरेज करना है कि दे एक्वायर ऑल्सो द बेस्ट एजुकेशन पॉसिबल। तो ओवर द इयर्स मेरी तालीमी गोल यही रहा है कि सबसे आला तालीम मैं हासिल करूँ। तो मुश्किलात तालीम में ये थी कि एज अ नॉन इंग्लिश स्पीकिंग जब पाकिस्तान से आया तो मैं यहाँ पर मैट्रिक GCSE लेवल जो होता है मैंने अपनी वहाँ से पढ़ाई शुरू की। वहाँ पर अल्लाह की करम से मेरे 6 स्टार्स GCSEs में आए, विच इज़ अनबिलीवेबल फॉर मी एज वेल। लेकिन जब अज़म होता है, जब डिटर्मिनेशन होती है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। उससे आगे आकर फिर मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, जो इट्स नॉट अननोन टू एनीवन। बहुत एक फ़ख्र की बात है मेरे लिए, जो लियाकत अली ख़ान से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक और उससे आगे भी इतने प्राइम मिनिस्टर्स हमारे मुल्क के जहाँ से गए हैं, तो एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। और वहाँ पर फिर ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदारत करना एक बहुत फ़ख्र की बात रही है। तो मेरे तालीमी गोल्स जो है तो बहुत इट हैज़ ऑलवेज बीन अ गोल कि सबसे आला तालीम मैं हासिल करूँ। अभी गोल्स यही है कि इंशाल्लाह और लॉ में भी तालीम हासिल करूँ और इस तालीम को यूज़ करके जो है तो मैं इंशाल्लाह यूथ एम्पावरमेंट भी और भी काम कर सकूँ, ताकि ये जो मेरी कैंपेनिंग है तो उसको मैं आगे ले जा सकूँ। तो ये भी बताइएगा कि बेनज़ीर भुट्टो के बाद दूसरे पाकिस्तानी आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के सदर बने, हज़ारों लाखों नौजवानों के लिए आप मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, उनको बाइख्तियार बनाने के लिए क्या कुछ किया? भुट्टो के बाद मैं दूसरा पाकिस्तानी था जो ऑक्सफोर्ड यूनियन, ये जो दुनिया की सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस सोसाइटी है, तो उसका मैं प्रेसिडेंट बना। ये मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात थी कि अपने मुल्क का नाम ऐसे एक प्रेस्टिजियस इदारे में दोबारा ला सकूँ। बेनज़ीर भुट्टो के बाद कोई भी फॉर द लास्ट मैनी डेकेड्स कोई भी पाकिस्तानी तकरीबन 40 साल तक एटलीस्ट कोई भी पाकिस्तानी इस ऑक्सफोर्ड यूनियन का सदर नहीं बना। लेकिन दैन जब मैं ऑक्सफोर्ड में आया तो मेरा इरादा था कि मैं पाकिस्तानियों को इनकरेज करूँ ताकि इस इंस्टीट्यूशन में जो इतनी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर अपनी एक रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा करें, यहाँ पर उनको लाएं। तो मैं जब सदर बना मैंने तो एक दुनिया के ममालिक के सदरान को, प्राइम मिनिस्टर्स को मैंने इनवाइट किया, उनके साथ ग्लोबल इश्यूज़ पर डिस्कशन की, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तानी इश्यूज़ को मैंने हाईलाइट किया। उसके अंदर मैंने ऑक्सफोर्ड में पाकिस्तानी जो नौजवान हैं उनको मैंने इनकरेज किया कि वो आगे आए, ऑक्सफोर्ड यूनियन में इन्वॉल्व हो, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व हो। और मुझे अभी फ़ख्र है कि आज BSc यहाँ पे हम ऑक्सफोर्ड यूनियन में भी हम और भी ज़्यादा नौजवानों को हम देख रहे हैं आगे आते हुए। तो मेरे लिए सिर्फ ज़रूरी ये नहीं है कि मैं खुद ये माइलस्टोन्स अचीव करूँ, बल्कि मैं और नौजवानों के लिए भी रास्ता बनाऊँ ताकि वो भी आगे इस तरह माइलस्टोन्स को अचीव कर सके। तो नौजवानों के लिए मेरी कोशिश हमेशा रही है, मैंने बच्चों के लिए तालीमी इदारों पर काम किया है, स्कॉलरशिप्स पर काम किया है। अभी कोशिश ये है इंशाल्लाह
कि हम एम्पावरमेंट में एक कैंपेन चलाएं पाकिस्तान में जो नौजवान हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करें, अगर वो टेक्नोलॉजी में है, एंटरप्रेन्योरशिप में है, और जनरली उनको एम्पावर करें ताकि वो खुद आगे आकर ना सिर्फ अपने लिए बल्कि वाइडर सोसाइटी के लिए कुछ काम कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, आप मोटिवेशन है पाकिस्तानी नौजवानों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के जितने नौजवान हैं, जिस साने से निकलकर आपने अपनी ज़िंदगी को बदला है, वो तो सबके लिए मोटिवेशन है। तो बीइंग ए मोटिवेशन फॉर अवर यूथ, क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जो पाकिस्तान के नौजवान हैं ना, फ़िलहाल बड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं, ब्रेन ड्रेन का सिलसिला जारी है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप यूथ को? पाकिस्तानी नौजवानों की जो मायूसी है तो वो बिल्कुल बजा है। उन पे जो सख्त हालात गुजर रहे हैं उनको निगलेक्ट किया गया है। बिल्कुल पाकिस्तानी नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। तो पाकिस्तान में नौजवानों के हालात जब इस तरह के हो तो क्यों वो मायूस नहीं होंगे? तो उनकी मायूसियत जो है तो वो बिल्कुल बजा है। उनकी मायूसियत जो हमारे लीडरान से है तो बिल्कुल बजा है। And it's a very understandable thing. ये जो है तो बिल्कुल we can all see it कि इनके reasons क्या हैं नौजवानों के, लेकिन हमारे नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि देखिए हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हमारे अलावा अगर हम पाकिस्तान को छोड़ दें और हम पाकिस्तान के लिए काम ना करें, अगर हमारा दिल पाकिस्तान के लिए काम ना करे तो कौन करेगा? हम इस मुल्क को छोड़ के इन लोगों के जो इनको इसको तबाह कर रहे हैं उनके हाथ में तो छोड़ नहीं सकते। हम नौजवानों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आगे आएँ और हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें। हमें हमारे लीडरान को चाहिए कि नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करें, इनको मौके दें ताकि वो पाकिस्तान में रहें और वहाँ पर ही लोगों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने आप के साथ साथ अपनी जो इर्द गिर्द सोसाइटी है तो उसके लिए भी काम करें। लीडरानों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन नौजवानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस मुल्क ने हमारे लिए क्या किया, हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, इवन इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो ये हम पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कायदे आज़म के वक्त की तरफ से पाकिस्तान जब फाउंड हुआ था तो हम पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी और आज तक ये हम पर है और रहेगी हम पर। तो वी नीड टू बी द वंस दैट मेक श्योर कि ये मुल्क कल भी आज़ाद रहे और कल इसमें और भी प्रॉस्पेरिटी आए। बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का। बिल्कुल अहमद नवाज, बहुत बहुत मुबारक हो अवार्ड की आपको। अब हम ब्रेक पर जाएंगे और आप जमे रहिएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वैसे तो आपने बहुत सारे आर्टिस्ट और उनके खूबसूरत फनपारे देख रखे होंगे, लेकिन हम आज जिस आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ये 600 साल पुरानी टेक्निक से अपने फन पारे तख्लीक करते हैं और जो उनके हाथ से डिज़ाइन किए गए तकिए, टेबल क्लॉथ और चादरें घर की खूबसूरती को दुबाला कर देते हैं। नस्ल दर नस्ल ये ख़ानदान वैक्स पेंटिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है और इसी से आर्ट वर्क किया जा रहा है। जी हाँ, हमारे साथ पेशावर लाहौरी गेट से ताल्लुक़ रखने वाले रियाज अहमद साहब मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका काम जो है वही उनका तारुफ है। बिल्कुल, और आपको पता है उन्हें यूएन की एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया है। रियाज साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, सबसे पहले रोशनी डालिएगा कि किस तरह से ये वैक्स पेंटिंग की जाती है और इसके हवाले से जो आम लोगों तक जो मालूमात पहुंचाई जा सकती हैं वो क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रियाज अहमद। ये मेरे आबाओ अजदाद भी यही काम बनाते थे और उस वक़्त हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। आफ्टर पार्टीशन हम पेशावर आ गए, तो उसी वक़्त से जो है तो ये हमारे ख़ानदान में ये काम चला आ रहा है। इस वक्त जो है तो मेरी उम्र 74 साल होने यानी शुरू हो चुकी है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि बच्चे इसको सीखें और ताकि ये फन जो है तो जिंदा रहे। एक मेरा बेटा है वो इस्लामाबाद में बनाता है। अच्छा। और मैं जी हाँ, तो इसमें जो है तो आप फ्लोर कुशन और टेबल क्लॉथ, इसके अलावा शर्ट, बेड शीट वगैरह जो चीज भी आप कोई ऑर्डर दे तो वो हम बना लेते हैं और वही सदियों पुराने डिजाइन में बनाता हूँ। तो इसमें पोर्ट्रेट भी बनते हैं और किसी को कोई अपनी डिजाइन हो
तो वो भी हमें वो हम इंशाल्लाह जो है तो वो तो रियाज साहब माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत काम है जो आप कर रहे हैं और उतना ही यूनिक भी है, जिस तरह से आप खुद बता रहे हैं कि नस्ल दर नस्ल आप लोग ये काम कर रहे हैं। तो ज़रा अपने बचपन की तरफ लेकर चलिए, बताइएगा कि उस वक्त आपके वालिद साहब ने आपको कहा था इस काम को आगे बढ़ाने का, या फिर आपको शौक था बचपन से शुरू से कि ये काम आपने करना है? हाँ, मुझे बेहद शौक था। ये काम मैंने बड़े शौक से सीखा और मैंने मैट्रिक तक जो है तो तालीम की और उसके बाद जो है तो मैंने ये काम शुरू किया, तो अभी तक बना रहा हूँ। तो अब जो है तो मेरे हाथ भी कांपते हैं, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारता, मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप अभी भी आप मसरूफ हैं, सुबह सुबह भी कुछ तख्लीक कर रहे हैं। आपको पता है ना मोरपंख एक मुकाबला भी होता है भारत में। रियाज साहब बताइएगा, मोरपंख का जो मुकाबला हुआ है, उसके डिजाइन का जो मुकाबला हुआ है, यूएन ने आपको उस पर अवार्ड से भी नवाजा है, उसके मुतालिक जरा बताइएगा। और उसमें ये था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे नई दिल्ली भेजा था। अच्छा। वहां पे हमने दोस्तकारी के उन्वान से जो है तो एक प्रोग्राम किया था कि हमारा फन वो लोग सीखें और उनका हम जो है तो उनसे कुछ तजुर्बा हासिल करें। तो उसमें मैं मोर का जो है तो मैंने एक डिजाइन बनाया, तो जूरी को बहुत पसंद आया, तो मुझे 2004 में जो है तो सील ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो है तो मुझे अता किया गया। और उसके अलावा 23 मार्च 2012 को जो है तो मुझे पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज से नवाजा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी इज्जत की बात है और एजाज की बात है। बिल्कुल, ये हमारे लिए भी एजाज की बात है कि आप जैसे आर्टिस्ट जो हैं वो भी हम में मौजूद हैं। अच्छा रियाज साहब बताएं, जैसे आपने कहा कि आपका शौक है कि आगे भी जो बच्चे हैं वो इस हुनर को सीखें, तो अभी तक आपने कितने लोगों को सिखाया है आपकी फैमिली में, या इसके अलावा आपके पास स्टूडेंट्स भी आते हैं ये सीखने के लिए, ये आर्ट सीखने के लिए? जी हाँ, वो आती हैं, बच्चियां भी आती हैं, प्रैक्टिस करती हैं 1-2 दिन, तो तीसरे दिन मैं उनको फोन करता हूँ तो वो गायब हो जाती है, कहती है कि कमर में कोई तकलीफ होती है। तो मैंने कहा मुझे इतना अरसा हो गया कोई तकलीफ नहीं हो रही, कि आप ये जो बच्चे हैं पता नहीं 2-3 दिन इनका शौक होता है। मैं कहता हूँ ये रेगुलर प्रैक्टिस करें, इसके डिजाइन क्या रीजन है जिसकी वजह से बच्चे आपको जो हैं वो अदम दिलचस्पी का शिकार नजर आते हैं? क्या रीजन है? क्या टाइम ज्यादा देना पड़ता है? क्या मेहनत ज्यादा है? क्या वजह हो सकती है? मेहनत तो इसमें ये है ना कि जरा बैठना पड़ता है और तवज्जो देनी पड़ती है ताकि डिजाइन जो है तो खराब ना हो। फिर इसके बाद इसको पेंटिंग करनी पड़ती है। तो बच्चे जो हैं तो वो बस 2-3 दिन उनका शौक होता है, लेकिन मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो कि जो हुनर हो, इल्म हो, ये दिल के शौक से सीखा जाता है। तो बच्चे जो है तो इसमें कोताही बरत लेते हैं, तो मेरा दिल फिर जो है तो मायूस हो जाता है कि ये काम मेरे बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो कि शौक से। बिल्कुल, डेडिकेशन बड़ी ज़रूरी है। कुछ भी आपने सीखना है या करना है ज़िंदगी में, डेडिकेशन बड़ी ज़रूरी है। अच्छा रियाज साहब, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मुझे ज़रा बताएं, जो खूबसूरत फ़न पारे जो आपने तख्लीक किए हैं, जो हम अपनी स्क्रीन्स पर भी दिखा रहे हैं नाजरीन को, अगर ये कोई ख़रीदना चाह रहा है तो एक तो ये कि वो इन तक रसाई कैसे हासिल कर सकता है, और दूसरा ये कि क्या कीमत क्या है मार्केट में आपके इन फ़न पारों की? जिस तरह से आपने बताया कि टेबल कवर और पिलो कवर, इस तरह की जो चीज़ें हैं आप तख्लीक करते हैं, तो क्या प्राइस क्या है उसकी? जी, ये फ्रेम करने के लिए जो है तो मुगल दौर के वो 600 साल पुराने डिजाइन है, इससे भी पुराने डिजाइन है। अच्छा। पहले जमाने में हमारे बुजुर्ग मट्टी छान के लगाया करते थे, उस जमाने में कलर रंग वगैरह नहीं मिलते थे, तो ये नेचुरल कलर, डल कलर में मैं बनाता हूँ। तो इसमें 2000 से लेके 4000 रुपए तक और 500 रुपए तक छोटे पीस जो मैं ये बना रहा हूँ। अच्छा। ये वाला तो ये 500 रुपए में हम बेच देते हैं। अच्छा। और इस पे अगर कुछ लिखवाना चाहे कुरान की आयत वगैरह, तो वो भी हम बड़े शौक से लोहे कुरानी लिखते हैं। और इसके अलावा कुरान शरीफ की दुआएं जो हैं तो वो भी हम लिखते हैं। तो इसके अलावा जो है तो फूल बनाते हैं, जो कि मुगल बादशाहों के दरबारों में हमारे बुजुर्ग को बनाया करते थे, फूल वगैरह, बड़े बड़े बैनर बनाते थे। तो रियाज साहब, आपको लगता है कि क्या वो पजीराई आज मिल रही है जो पहले आपके बुजुर्गों को मिला करती थी? जी, अभी मैं घर में बैठा हूँ और अगर मैं ऑनलाइन ये काम शुरू करूँ तो मुझे बहुत ऑर्डर आएगा,
लेकिन मैं ऑर्डर बना नहीं सकता, इसलिए कि वो काफी ऑर्डर देते हैं और मुझसे जो है तो 3 दिन में ये वाला एक पीस मैं बना लेता हूँ। 3 दिन लग जाते हैं, पहले 1 दिन में बनाता था, तो अब उम्र का तकाजा है ना, जरा रफ्तार कम हो गई है, तो अब 3 दिन में बनाता हूँ। तो इसकी प्राइस जो है तो मैंने 4000 रखी है। इससे जो छोटा फ्रेम है वो मैंने 2000 का रखा है। तो बस कोई इवेंट होते हैं उधर चला रियाज जाता हूँ। साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपको ये भी बताते चलें कि आपके इस फन की कोई कीमत नहीं है, लाजवाब है आपका फन और देखने पर जो असर रखता है। बिल्कुल। आपको मैं बताऊं है ना, मेरे पास भी एक ऐसा ही तकिया था। अच्छा। और मैं सोता था उस पे बहुत ही सुकून से। ये जो एक आर्ट है ना, ये देखने के बाद जैसी नींद आपको आती है और जैसे सुकून मिलता है आपको, मैं आपको बता नहीं सकता। वाह, बचपन की वाह, नींद बहुत अच्छी वाह होती वाह वाह, सही है जी। बहुत शुक्रिया। रियाज अहमद वैक्स पेंटिंग आर्टिस्ट हैं जो नस्ल ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हमने आपकी मुलाकात उनसे कराई, आपने कहीं नहीं जाना। हम ब्रेक पर जाएंगे क्योंकि एक्सप्रेसो में वापस आएंगे, आगे आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अपडेट शामिल कर लेते हैं। लेबनान में जो पेजर्स के बाद अब वॉकी टॉकीज़ में धमाके हुए हैं जिससे 20 अफराद शहीद हो गए हैं, 450 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह और हामियों के ज़ेर इस्तेमाल जो वॉकी टॉकीज़ हैं उनमें धमाकों से अपार्टमेंट्स, दुकानों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों में आग भड़क उठी, कई अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। एक धमाका मंगल को पेजर धमाकों में जाँ बहक अफराद के जनाजे के दौरान भी हुआ। कई जख्मियों की हालत नाजुक होने की वजह से अब हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। सड़कों पर एम्बुलेंसेज आपको दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेबनान और हिजबुल्लाह ने वॉकी टॉकीज धमाकों की जिम्मेदारी भी इसराइल पर आयद कर दी। और आपको ये भी बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने लेबनान में धमाकों के बाद ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुतालबा किया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान है जिनका ये कहना है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक से उन्हीं रियासत के जराइम, कत्लेआम और कातिलाना हमलों की हिमायत करते हैं, उन्हें इसराइल का साथ देने पर शर्म आनी चाहिए। और उधर लेबनानी वज़ारत ख़ारजा ने पेजर्स धमाकों को इसराइल की खतरनाक शरअंगेज़ी करार दिया है। हमास ने भी लेबनान में पेजर्स धमाकों की मजम्मत करते हुए कहा है कि बढ़ती हुई कशीदगी इसराइल को शिकस्त की तरफ ले जाएगी। जी हाँ, और अभी हम शामिल करते हैं अपना सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें आज बात हो रही है कि आप अपने आप से बातें करना अपना नॉर्मल रवैया है या नहीं। इस पर आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात एंडर स्पीच पर, और जॉन एलिया का बड़ा खूबसूरत शेर है कि खुद कलामी में कोई वहशत है, कोई दुश्मन हो रूबरू जैसे। तो क्या ये जो आपके रूबरू होता है जिससे आप कलाम करते हैं, ये आपका दुश्मन होता है? और क्या खुद कलामी जो है ये वहशत है? बात करेंगे इनर स्पीच पे, बात करेंगे इस मौजू पर कि अपने आप से जो गुफ्तगू करना है, या अपने आप से जो बात करना है, ये क्या मुस्बत रवैया है या मनफी रवैया है? अपने आप से बात करने को इनर स्पीच कहते हैं। और इनर स्पीच जो है ये बड़ी वर्बल काइंड होती है, मतलब इसमें थॉट्स होती हैं लेकिन इसमें कोई इमेजरी नहीं होती, कोई शक्ल नहीं होती। जब भी आप सोचिए, जब भी आप अपने आप से गुफ्तगू करते हैं तो वो वर्बल होती है, उसमें कोई शक्ल नहीं होती। आप अपने आप से गुफ्तगू करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं, एंगर शो करते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं। और जब आप ट्रैफिक में जा रहे होते हैं तो मुख्तलिफ लोगों पे मुख्तलिफ जो कमेंट्स हैं वो अपने आप से पास करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो खुद कलामी की एक साम है। लेकिन क्या खुद कलामी जो है वो एक नॉर्मल रवैया है? अब हमने देखते हैं कि खुद कलामी जो है उसमें दो तर्ज की खुद कलामियाँ बहुत नुमायाँ हैं। एक तो है कि बहुत कम लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो कि अपने आप से गुफ्तगू करते हैं और लाउड गुफ्तगू करते हैं, लाउड थिंकिंग, यानी वो जो भी अपने आप से बात कर रहे होते हैं वो आप सुन रहे होते हैं। तो उसको इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि कॉन्शियस कंट्रोल कम होने की वजह से इस सिचुएशन, इस फिनोमेना पे तो वो ज़रा लाउड गुफ्तगू करते हैं। और दूसरे जो हैं, जो मेजॉरिटी है वो अपने अंदर ही गुफ्तगू करती है। लेकिन क्या ये एक मस्बत रवैया है? इसके लिए सबसे पहले हमें बच्चों को देखना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी ऐसी तहकीकात जो हैं जो कि इंसानों पे की गई, तो उसकी जो आइडियल एक फॉर्म है, ये बचपन में जो डेवलपमेंटल फेजेस हैं वहाँ पे जब हम देखते हैं तो बहुत सारे सवालों के हमें जवाबात मिल जाते हैं। उसमें जब हम बच्चों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो जब खेल रहे होते हैं तो वो खुद कलामी कर रहे होते हैं, और उनकी खुद कलामी जो है वो लाउड होती है, ऊंची होती है, वो आप सुन सकते हैं, और वो घंटों के हिसाब से अपने आप से बात करते रहते हैं। रशियन एक साइकोलॉजिस्ट हैं वेगोस्की, जिन्होंने बेसिकली सबसे पहले डेवलपमेंटल फेजेस में इस फिनोमेना को स्टडी किया और उन्होंने इसको बिल्कुल नॉर्मल करार दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये डेवलपमेंटल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आने वाले जो मामलात होते हैं या आने वाली ज़िंदगी जो होती है उसमें जो चैलेंजेस हैं उसमें बच्चा यहाँ पे अपने आप को
वो बहुत बेहतर तरीके से सीखता है और उन चैलेंजेस से कैसे नबर्द आजमा होता है। नेचर बेसिकली इस मरहले पे उसकी तरबियत कर रही होती है। बिल्कुल इसी तरह जब आप बड़े होते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क ये आ जाता है कि जब बच्चा होता है उसका वो कॉन्शियस कंट्रोल उस चीज़ पे नहीं होता, इस फिनोमेना पे, तो वो ऊंची आवाज़ में बोल रहा होता है, अपने आप से बात कर रहा होता है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो आपके कॉन्शियस कंट्रोल होता है और सोशली जब भी आप किसी जगह भी बैठे हों या कहीं पे भी, इवन आप अकेले भी हों, तो वो जो गुफ्तगू आप अपने अंदर करते हैं, अपने आप से करते हैं, वो लाउड नहीं करते, अपने आप से गुफ्तगू करते हैं। सो अब इस तरफ आते हैं कि क्या ये एक नॉर्मल रवैया है? ये बिल्कुल एक नॉर्मल रवैया है। उसमें बहुत सारे फ़वायद हैं। इसमें एक फ़ायदा तो ये है कि आप अपने मोटिवेशनल स्पीकर खुद होते हैं, आप अपने आप को मोटिवेशन देते हैं। दूसरा, आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि आप बार बार रिहर्सल करते हैं, बार बार एक चीज़ को आप जब दोहराते हैं तो आपकी मेमोरी का हिस्सा बनती है। तीसरा ये कि प्लानिंग के हवाले से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि जब आप एक मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं तो अपने आप को बार बार बता रहे होते हैं और मनसूबे के अंदर या उन चीज़ों के अंदर अगर कोई कज्जी, खामी, फ्लॉ, तो वो आपकी जो सेल्फ टॉक है, जो इनर स्पीच है, उसके अंदर ही उसकी करेक्शन होती चली जाती है। इसके अलावा जो है कि ये आपका जो फोकस है वो इंक्रीज़ करता है, या आपका जो इर्तिकाज़ है, जो आपको तवज्जो है, उसको ये इंक्रीज़ करता है। जब आप बार बार अपने आप से गुफ्तगू करते हैं तो जिस भी आप मामलात में, यानी चाहे वो आपके दफ्तरी मामलात हैं या रिलेशनशिप के मामलात हैं, तो उस फिनोमेना के हवाले से जो आपका फोकस है, जो आपका इर्तिकाज़ है, वो एक, जिसको आप कहते हैं ना सिंगल पॉइंट कंसंट्रेशन, या एक नुक्ते पे या उस एक इशू पे या उस एक मौजू पे इर्तिकाज़ कहीं ज़्यादा बढ़ता है, तवज्जो कहीं ज़्यादा बढ़ती है। और जितनी इंसानी ज़हन का ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है क्योंकि ये मल्टीटास्किंग नहीं करता, ये एक वक्त में एक ही टास्क करता है, तो उस टास्क के लिए भी जो कोरिलेशनिंग है, जो बहुत ही मजबूत ताल्लुक़ है, वो फोकस का है, वो तवज्जो का है कि किस कदर जितनी तवज्जो होगी वो काम जो है उतना बखैर व असलूबी होगा। और इसके अलावा फिर आपका जो इमोशंस हैं या जज्बात हैं, उनकी जो रेगुलेशन है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि जब आप, ये बेसिकली एक थेरेपी का काम करता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे जनरली आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वहाँ जनरली जिस तरह साइको एनालिसिस है तो उसमें जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है वो आपको उस बोलने का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। तो जब आप ज़्यादा बोलते हैं, जितना बोलते चले जाते हैं, ये आपके लिए एक थेरेपी होती है। तो जो सेल्फ टॉक है ये भी एक तरह की थेरेपी है। इसमें बस एक साइकोलॉजिस्ट नहीं होता, बट अदरवाइज़ आप एक चीज़ को जब बार बार दोहराते हैं, अपने आप से बोलते हैं, तो ना सिर्फ ये कि आपका फोकस बेहतर होता है, ना सिर्फ ये कि मनसूबाबंदी के हवाले से आप बेहतर होते हैं, ना सिर्फ ये कि आपकी मेमोरी बेहतर होती है, बल्कि आपकी इमोशंस हैं, जज्बात जो हैं वो रेगुलेट होते हैं। यानी आप एक गुस्से के हवाले से जब आप अपने साथ बात कर रहे हैं और किसी और बंदे के बारे में, किसी और इंसान के बारे में, तो बहुत सारी जगहों पे उसको आपको रीचेक करना, उसको दोबारा से देखने का एक मौका मिलता है ताकि आपके बिहेवियर में बहुत सारी मॉडिफिकेशन, यानी पॉजिटिव एक मॉडिफिकेशन या बिहेवियर जो है वो बेहतर हो सकता है। एक और चीज़ जिसको हमने बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी में देखा, वो देखा कि आपका जो काम है वो कोई भी काम है, लिखने पढ़ने का काम है, या आप स्पोर्ट्स में हैं, या किसी तरह का भी काम है, वो जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है या जो चीज़ उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है मनफी तौर पे, वो ज़हनी दबाव है, वो स्ट्रेस है। और स्ट्रेस जो है वो वक्ती तौर पे एवोल्यूशन में इसने एक बड़ा मस्बत किरदार अदा किया और यकीनी आज भी ये मस्बत किरदार अदा करता है क्योंकि स्ट्रेस जो है वो आपका फोकस बढ़ाता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है या एक्यूट स्ट्रेस है, वो इतना ही आपकी जो मामलात हैं उनको ख़राब करता है। तो सेल्फ टॉक के हवाले से जो स्टडीज़ की गई उसमें से एक चीज़ ये भी पता चली, यानी जो इनर स्पीच है या जो अपने साथ आप बात करते हैं, इससे एक चीज़ ये भी मालूम हुआ कि इससे ज़हनी दबाव भी कम होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत मैटर करती है, वो ये है कि हर, जिस तरह सिक्के के दो रुख होते हैं, हर मामले के दो रुख होते हैं। आप अपने आप से जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका कंटेंट क्या है, क्या वो मस्बत है या वो मनफी है। और अगर आप अपने आप को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो वो सतह क्या है, क्योंकि ख़ास सतह की क्रिटिसिज्म जो है उसको तो पॉजिटिव कहा जा सकता है, वो आप अपने ऊपर एक चेक रख सकते हैं और अपने आप को बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं। लेकिन एक ख़ास तर्ज का क्रिटिसिज्म एक ख़ास सतह से जब बढ़ता है वो अच्छे नताइज नहीं देता और उतना ही सेल्फ इस्टीम को हर्ट करता है, आपकी जो खुद एतमादी है उसको हर्ट करता है, और उसके साथ बहुत सारे और चीज़ें जो हैं वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो खुद एतमादी को कम करने का बायस बनता है। तो ये जो आप अपने साथ गुफ्तगू करते हैं इसका मुस्बत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो आप देखते हैं कि एक बहुत ही इफेक्टिव जो थेरेपी है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जो कि साइकोलॉजिस्ट करते हैं, और CBT के अंदर भी, यानी जो सबसे इफेक्टिव सबसे मौसर थेरेपी है, इसके अंदर भी जो सेल्फ टॉक है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अहम हिस्सा है। यानी जो इनर स्पीच है इसको दुरुस्त करने के लिए जो CBT के जो माहिरीन होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि आपकी जो अपने साथ जो गुफ्तगू हो वो मस्बत हो, क्योंकि वो जब मस्बत होती है तो वो जो एक सर्कल है जिसमें कि कंपल्शन, यानी उससे पहले थॉट्स होती हैं,
यानी जो आप सोच है, सोच के बाद वो बिहेवियर में कन्वर्ट होती है, तो वो बेसिकली ये चाह रहे होते हैं कि जब आप थाट्स आपकी मॉडिफाई हों या थाट्स आपकी तब्दील हों या सोच की सतह पे जब आपकी तब्दीली होगी तो ऑटोमेटिकली आपके रवैये के अंदर वो जाहिर होगी और वो जो पूरा सर्कल है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो जाएगी। सो ओवरऑल हम देखते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो वो जो बच्चे हैं वो अपने साथ गुफ्तगू करते हैं और कमाल गुफ्तगू करते हैं, आप सुनते ही होंगे। और वो जो गुफ्तगू है वो हमें बताती है कि वो जब हम उस लेवल पे स्टडी करते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो आने वाले चैलेंजेस से नबरदार होने के लिए फितरत उनको तरबियत फराम कर रही है। लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो पूरी ज़िंदगी रहते हैं, तो उन चैलेंजेस से निपटने के लिए ये जो इनर स्पीच का फिनोमेना है ये इट्स क्वाइट नॉर्मल और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मस्बत है। ये उस हद तक मस्बत है जिस हद तक आपकी गुफ्तगू अपने साथ मस्बत है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने एक और बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया है ना। मालदीव में मुनक्किद हुआ है ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस 2024 अवार्ड, गाइफा अवार्ड। पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योर जैन अशरफ ने इसे अपने नाम कर लिया है। जैन अशरफ को ये अवार्ड 6000 बच्चों को स्कूल भिजवाने और 3000 अफराद को एंटरप्रेन्योर्स बनाने पर दिया जा रहा है। जैन मुगल इससे कबल UN से चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। अपने सोशल वर्क के लिए पूरी दुनिया में उन्होंने ना सिर्फ अपनी पहचान बनाई है बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। जी हाँ, और जैन अशरफ के जो फलाही इदारा है सीड आउट के जरिए हज़ारों बेसहारा बच्चों के लिए तालीम के हुसूल को उन्होंने आसान बनाया है, जबकि ख्वाजा सरा अक़लियती बरादरी समेत 3000 अफराद के लिए कारोबार भी कायम कर दिए हैं। और बात की जाए इस अवार्ड की तो जैन अशरफ से पहले गाइफा अवार्ड 2020 में सदर पाकिस्तान को भी दिया जा चुका है। सेनेगाल, काज़ाकिस्तान के सदर, इंडोनेशिया के नायब वज़ीर आज़म समेत दीगर शख्सियात जो हैं उनको भी इस अहम तरीन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। मजीद बात कर लेते हैं, फ्रांस से जैन अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि दुनिया के सरबराहान को मिलने वाले इस अहम अवार्ड को हासिल करना उनके लिए कितना बड़ा एजाज़ और वो कैसे महसूस करें। अस्सलाम वालेकुम जैन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। जी 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 जैन, सबसे पहले तो बताएं ना कि गाइफा अवार्ड मिलने पर खुशी कितनी है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको मिलता आया है ये अवार्ड, उसके बाद अब आपको मिला है तो क्या फीलिंग्स है? जी, थैंक यू वेरी मच। ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी एंड फॉर माय कंट्री। और मैं समझता हूँ ये अवार्ड हमारे लिए नहीं है, ना ये सीड आउट के लिए है, ये उन 6000 बच्चों के लिए है जो स्कूल से बाहर थे और वापस अब स्कूल जाना शुरू कर दिया है। ये अवार्ड उन 3000 फैमिलीज के लिए है जो कारोबार के हाथों परेशान थे और गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे थे और अब अपना कारोबार कर रहे हैं और जिंदगी एक खुशहाल तरीके से गुजार रहे हैं। ये अवार्ड उन सारे डिसेबल्ड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जिनको कोई सेकंड चांस पाकिस्तान में नहीं मिल रहा था, या उन सारी माइनॉरिटीज के लिए जिनकी कभी आवाज नहीं सुनी गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फील के इस अवार्ड के जरिए और ये जितनी भी रिकग्निशंस हैं इनके जरिए हमारा मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचता है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें, उनको अपने पैरों पे खड़ा कर सकें और उनको एंटरप्रेन्योर्स बना सकें। और ये जो 3000 खानदान जिसको सीड आउट ने 10 साल में कारोबार शुरू करवा कर दिया, ये तकरीबन 2.25 अरब के करीब सालाना इकोनॉमी के अंदर इजाफा करता है और ज़रा मुबादला पैदा करता है। तो इसके अंदर 40% खवातीन है, 10% डिसेबल्ड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है, इसके अंदर माइनॉरिटीज है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि क्या कास्ट, क्रीड, रिलीजन है, हम लोगों को एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। एंड आई फील किसी भी इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप इज द की। और आइदर यू गिव मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, और यू टीच अ मैन हाउ टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। तो हम सिर्फ फिश पकड़ना नहीं सिखा रहे बल्कि एक इको सिस्टम क्रिएट किया जिसमें सब लोग एक दूसरे की मदद भी साथ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी बताइएगा जैन, अवार्ड के क्राइटेरिया की जानिब हम आते हैं कि किन बुनियादों पर ये अवार्ड दिया गया है आपको भी। ये बताइएगा कि ये जो एंटरप्रेन्योर बनने और बनाने का सिलसिला है ये कहाँ से शुरू हुआ? बेसिकली जी, व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान, तो मैं देखता था पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहाँ पे तकरीबन आधी की आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे है, और पाकिस्तान उन मुल्कों में से जहाँ पे लोग चैरिटीज ज्यादा करते हैं और टैक्सेस कम देते हैं, मगर फिर भी वो मसला हल नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अंदर आप जब भी देखें कि कोई भी कारोबार करना चाहता है, आपके घर पे, हमारे घर पे बहुत ज्यादा लोग आते थे, बच्चों ने हमारा देखता था, वो चेहरे कभी बदलते नहीं थे। तो मैं हमेशा ये सवाल ज़हन में उठता था, क्या वजह है कि ये वही लोग बार बार आपकी दरवाजे पे दस्तक देते हैं और मदद की उम्मीद के साथ आते हैं।
तो क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पे हम लेने वाले को अगले ही साल देने वाले की सफ में खड़ा करते हैं। और इसीलिए हमने सीड आउट का आगाज किया। सीड आउट पाकिस्तान का पहला इंटरेस्ट फ्री नॉन प्रॉफिट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जो गुर्बत की लकीर के नीचे रहने वाले लोगों को वेरीफाई करता है 7 लेवल्स पे। उसके बाद उनकी पोटेंशियल उनका पोटेंशियल देखता है और उसको फिर पब्लिश कर देता है ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। और फिर उनको हम मार्केट करते हैं पूरी दुनिया में और फंड करवाते हैं डिफरेंट डोनर्स से। जैसे उनका प्रोजेक्ट 100% फंड हो जाता है, फिर रादर देन गिविंग देम हार्ड कैश, एक्चुअली सीड आउट फिर उनका बिजनेस एस्टेब्लिश और एग्जीक्यूट करके देता है अलॉन्ग विद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, मेकिंग श्योर कि डोनर का दिया हुआ पैसा सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। और जब उनका बिजनेस अप एंड रनिंग और सक्सेसफुल होता है, वो आसान एक साथ में बगैर सूद के इजी इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसे वापस करते हैं और वही पैसा एक रिवॉल्विंग फंड में डाला जाता है और 100% वो पैसा रिवॉल्व करके दूसरे पोटेंशियल माइक्रो एंटरप्रेन्योर से ऑटोमेटिकली रीडोनेट कर दिया जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि इसकी ट्रांसपेरेंसी हर लेवल के ऊपर है, तो हम जैसे किसी का बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया जाता है सीड आउट के प्लेटफॉर्म के जरिए, तो उस इंसान की कॉन्टेक्ट डिटेल, इंफॉर्मेशन, एड्रेस और लोकेशन और इवन जियो मैपिंग लोकेशन तक सारे सपोर्टर्स और डोनर्स को डिसेमिनेट कर दिया जाता है। तो हर लेवल के ऊपर ये ट्रांसपेरेंसी है और दिस इज पेपरलेस थ्रूआउट दिस। जी ओके ज़ैन, आपने बताया इंस्पिरेशन आपने कहाँ से ली सीड आउट के लिए, बताइएगा चैलेंजिंग कितना था ये सफ़र आपके लिए आगाज़ में, क्योंकि अब तो बिल्कुल एक फॉर्मेट बन गया, उस तरीके से काम किया जा रहा है, लेकिन आगाज़ में कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, क्योंकि डिजर्विंग कैंडिडेट का पता लगना भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाकई ये डिजर्व करता है जिस तरीके से इसको हेल्प करना है या बिजनेस जो है इसको सेट करके देना है। तो इस हवाले से बताइएगा कि चैलेंजिंग क्या था आपके लिए सबसे ज्यादा? बिल्कुल, ऑनेस्टली माइक्रो फाइनेंस जो है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी मुल्कों में पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक के जरिए 40% गुर्बत का खात्मा किया। तो पाकिस्तान के अंदर माइक्रो फाइनेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रही है, बट इशू ये था कि कोई भी बंदा जिसको कारोबार के लिए पैसे चाहिए तो उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। वो किसी माइक्रो फाइनेंस इदारे के पास जाता था, अनफॉर्चुनेटली लोग उसको 38% सूद के ऊपर कर्जा देते थे। वो 38% सूद के ऊपर कर्जा लेके घर जाता था, बजाय कारोबार शुरू करने के वो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस के ऊपर पैसे लगा देता। फिर वो दूसरे दिन एक और इदारे के पास जाता है और फिर उससे एक और सूद के ऊपर कर्जा देता है। तो इससे क्या हो रहा था कि पैसे तो दिए जा रहे थे बट लोग डबल इंडेटेड हो रहे थे और कारोबार नहीं शुरू हो रहा था। तो ऑब्वियसली इट वाज अ चैलेंज फॉर और कन्वेंशनल माइक्रो फाइनेंसिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये एक इस्लाम के ऊपर मबनी मॉडल बनाया गया है और इसमें हमने टेक्नोलॉजी और इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंसिंग को क्लब कर दिया गया, तो इस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें चुना और हमसे ये काम लिया। तो जब अल्लाह चुनता है तो आसानियां भी साथ हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज़ैन, ये बताइएगा किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं आजकल आप? हमारे पास हम डिसाइड नहीं करते कि एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, हम देखते हैं 4 किस्म के प्रोजेक्ट्स होती हैं। आइदर वो लोग जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस कर रहे हैं और उसको अपने बिजनेस को एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, या वो लोग हैं किसी की दुकान पे काम कर रहे हैं या कोई और जॉब कर रहे हैं, उनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट है तो उसी स्किल सेट से रिलेटेड हम उनको बिजनेस एग्जीक्यूट करवा के देते हैं, या तीसरे वो लोग हैं जो अपनी मर्जी से कारोबार करना चाहते हैं। तो इसमें हमारे पास रिक्शाज हैं, यूटिलिटी बिजनेसेस हैं, क्रॉकरी शॉप्स हैं, पेंट शॉप्स हैं, टायर शॉप्स हैं, वेजिटेबल शॉप्स हैं। 50,000 से लेके 4 लाख रुपए तक कोई भी आदमी कोई भी कारोबार करना चाहता है उसका वो बिजनेस हम एस्टेब्लिश और एग्जीक्यूट करके देते हैं और साथ की ट्रेनिंग भी करते हैं उस बिजनेस को रन करने कैसे करना। और मजे की बात यह है कि हर एक एंटरप्रेन्योर को जिसको हम एस्टेब्लिश करते हैं उसके साथ उसके 2 बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, उसको हेल्थ कार्ड दिया जाता है और उस हेल्थ कार्ड के जरिए हमने लोकल वेलफेयर हॉस्पिटल्स के साथ पार्टनरशिप की हुई है जहां पे उनका और उनकी पूरी फैमिली का एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। फिर हमारे टेली हेल्थ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं क्योंकि हमने जब देखा कि बहुत सारे लोग जो कारोबार शुरू कर रहे हैं और जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो रात कभी खुदा ना खास्ता ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो अपने पैसे अपने इलाज पे लगा देते हैं। तो इसीलिए जो फ्री मेडिकल हमने साथ प्रोवाइड किया ताकि वो सही जगह पे पहुंचे और सही डॉक्टर सही तशखीस सही टाइम पे करके उनको कनेक्ट कर दिया जाए ताकि उनका पैसा भी सिक्योर है और उनकी हेल्थ भी सिक्योर है। एक पूरा रोबस्ट मॉडल बना दिया गया। जी तो ज़ैन बताइएगा कि सीड आउट तक रसाई कैसे मुमकिन है? जो लोग एक्सेस करना चाहते हैं, जो लोग राब्ता करना चाहते हैं, वो किस तरीके से राब्ता कर सकते हैं?
जी, हमारे 2 मॉडल्स हैं, एक सीड आउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है जो कारोबार करना चाहते हैं, दूसरा सीड आउट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, पब्लिक यूनिवर्सिटी में, बट उसका मेरिट पे नंबर्स नहीं है, बट एडमिशन हो गया और वो यूनिवर्सिटी डिग्री लेना चाहता है, वो उसका क्या कसूर है? ना वो स्कॉलरशिप ले सकता है, ना उसके पास पैसे हैं। तो हम उन बच्चों को भी वो हमारी वेबसाइट पे जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें, सीड आउट AI के जरिए उनको वेरीफाई करेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा उनसे राब्ता करेगा। वंस देयर प्रोफाइल इज वेरीफाइड, हम उनको पब्लिश कर देंगे और उनकी पूरी डिग्री फंड करवा के और उनके पूरे पैसे किसी भी यूनिवर्सिटी जो उनकी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी उस पर डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी के पास एक डैशबोर्ड होता है जो उन बच्चों की डिग्री की इंफॉर्मेशन है वो डिसेमिनेट कर देती है उन डोनर्स को। इसी तरह जो कारोबार करना चाहते हैं, हमारे 4 दफ्तर हैं, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर और बहावलनगर में हमारी ब्रांचेस हैं। कोई भी हमारी ब्रांच में जा सकता है और सिर्फ उसने जाके कहना मैंने कारोबार शुरू करना है और वहां पे आपको टेक अप कर लिया जाएगा और आपका बिजनेस का प्रोसेस पूरा शुरू कर दीजिएगा वेरिफिकेशन का। बिल्कुल। उसके अलावा इसके साथ साथ जैन हम बहुत बहुत मुबारकबाद आपको देते हैं अवार्ड के लिए भी और उम्मीद जाहिर करते हैं कि आप अपना ये कार्य खैर जारी रखेंगे और जो तलबा और एंटरप्रेन्योर्स हमें देख रहे हैं सीड आउट से रब्ता करें। आपको भी जैन और सीड आउट की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट, मुझे यकीनी तौर पर जैन आप भी यहाँ पर इस चीज़ को अफर्म करेंगे कि मिलेगी आपको, वहाँ ज़रूर बढ़ें, उसको आगे लेके चलें। और जैन आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमें आगाह किया। जनाब इसके साथ ही एक्सप्रेसो में वक्त हो एक ब्रेक का, कुछ ही देर में वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक। चैंपियंस वनडे कप की बात करते हैं। मैचेस जारी हैं। गुज़िश्ता रोज डॉल्फिन्स और मार्कोस के दरमियान मैच हुआ जिसमें मार्कोस ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 284 रन बनाए थे। जवाब में डॉल्फिन्स की पूरी टीम 43.5 ओवर्स में 192 रन पर ढेर हो गई। डॉल्फिन्स की तरफ से आसिफ अली ने नेस्ट सेंचुरी बनाई, कप्तान सऊद शकील ने 41 रन बनाए नुमाया रहे। कबल अजीम मारखोर्स की तरफ से कामरान गुलाम ने 113 और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 51 रन स्कोर किए थे। जी हाँ, कामरान गुलाम की रवा टूर्नामेंट में ये दूसरी सेंचुरी थी और मारखोर्स की रवा टूर्नामेंट में मुसलसल तीसरी फतह है, जबकि डॉल्फिन्स को अपने दोनों मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और उधर कौमी टीम को विनिंग ट्रैक पर लाने के लिए व्हाइट बॉल टीम के जो हेड कोच है गैरी कर्स्टन ने मुलाकातों और मीटिंग्स का सिलसिला भी शुरू किया है। व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने फैसलाबाद में जारी चैंपियंस वनडे कप के जो मेंटोर्स हैं और जो कोचेस हैं उनसे मुलाकात की है। वकार यूनुस, मिसबाउल हक, सकलैन मुश्ताक, शुएब मलिक, सरफराज अहमद ने अपने अपने जो तजुर्बात हैं वो गैरी कर्स्टन के साथ शेयर किए और गैरी कर्स्टन ने ताउन, मालूमात के तबादले और फिर जो तजुर्बात हैं प्लेयर्स तक पहुंचाने की अहमियत पर उन्होंने जोर दिया कि भाई उनको भी ट्रेन कीजिए इस हवाले से और इनफरादी तौर पर मैच किस तरीके से जीता जा सकता है इस पर भी बात की। ओवरऑल सिचुएशन है जी क्रिकेट की और ऐसा हो नहीं सकता कि मैचेस चल रहे हैं और एक्सप्रेसो में हम जिक्र ना करें क्रिकेट टीम के लिए। तो बात करने के लिए यूसुफ अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ अंजुम साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये मारखोर्स वर्सेस डॉल्फिन्स पर कमेंट करें ना, ये जो मैच हुआ है हैट्रिक मुकम्मल कर लिया मारखोर्स ने फतुहात की, क्या कहेंगे? जी ना कि मारखोर की जो क़यादत है वो मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। आपको पता है कि PSL में मोहम्मद रिजवान में बेहतरीन क़यादत करके अपनी टीम को कामयाबी दिलवाई थी और इस वक्त कप्तानी के लिहाज से बात की जाए तो फ़र्क वही नज़र आ रहा है कि मोहम्मद रमज़ान जो उनके जो रिजवान के फ़ैसले हैं उसको वो बेहतर अपना टीम के लिए साबित करने में कामयाब हुए हैं दीगर कप्तानों की निस्बत। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो इशू अभी तक आ रहा है चैम्पियन कप में वो है टीमों के हवाले से जो तैयारी है बैटिंग पिचेस की। इसमें जितने भी मैचेस हुए हैं तो उसमें जो बैटिंग पहले टीम करती है उसको कामयाबी का तनासब ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि बाद में बैटिंग करने वाली को चेज़ करते हुए थोड़ा मुश्किलात का सामना है। तो ये आइडिया ये था कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक का जो दरमियान जो गैप है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की उसको कम किया जाए। अभी तक तो PCB के जो दावे थे उसके मुताबिक अभी तक वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही क्योंकि अगर अच्छा माहौल होगा, अच्छी पिचेस होंगी तो दोनों टीमों को यकसा मौके मिलेंगे, बैटर्स को भी और बॉलर्स को भी। लेकिन अभी तक बैटर्स का पल्ला भारी है, उसके बाद में जो बाद में बॉलिंग करनी है उसका पल्ला भारी दिखाई देता है। तो आइडिया अच्छा लेकिन इसको मज़ीद फ़ाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। हमारे खिलाड़ियों के पास अच्छा ये मौके हैं कि अपने आप को साबित करें। PSL में जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, साबित किया, ख़ुद को आगे लेके आए। अब चूँकि वहाँ पर जितने भी मेंटोर्स हैं बड़े नाम है पाकिस्तान के वहाँ पर मौजूद हैं, सेलेक्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, जो कोचेज़ हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लंबी क्रिकेट भी खेलनी है, ICC चैम्पियन ट्रॉफी भी है, इसके बाद इंग्लैंड की सीरीज़ भी पाकिस्तान ने खेलनी है। तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने 18 वनडे और
नॉन T20 मैचेस इसके अलावा खेलने हैं, टेस्ट मैचेस के अलावा। तो नौजवान खिलाड़ियों के पास बेहतरीन मौका है कि वो परफॉर्म करें, ये अच्छा मौका उनको मिला है। थोड़ी सी बस फाइन ट्यून उनको करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पिचेस के म्यार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और अगर इसमें वो कामयाब हो जाए तो मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा काफ़ी पाकिस्तान को हो सकता है। जो हमारे खिलाड़ी टेस्ट सीरीज से भी आए और उन्होंने खेलना शुरू किया, अब नौजवान खिलाड़ियों को मौका ज़्यादा मिला है, लेकिन वो फिटीक का शिकार थे। फिटनेस मिसाइल है, पिच का कोई मसला है जिसकी वजह से आपने जैसे तस्करा किया कि पहली खेलने वाली टीम जीत जाती है? देखें, पिच का थोड़ा सा आंसर यकीनी तौर पर होता है, क्योंकि जो टीम ताज जीत उसको यकीनी तौर पर फ़ायदा होता है। और जिस तरह की पिचेस का एक तस्वर था, जिस तरह दावे किए गए थे कि जो हमारे माहिरीन हैं गैर मुल्की, वो पिचेस के म्यार को बेहतर बनाएंगे, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसमें वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। हो सकता है कि आने वाले मैचेस में थोड़ा जो पिचेस हैं उसको मज़ीद बेहतर किया जा सके, क्योंकि फैसलाबाद में बड़े अरसे के बाद मैचेस हो रहे हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस भी वहाँ पर चूँकि अब करवाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह क्राउड ने वहाँ पर रिस्पांस दिया है और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मैचेस देखने के लिए आए, और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने पहले ये ऐलान किया था कि तमाम जो इनक्लोजर होंगे उसके लिए VIPs के अलावा वो मुफ्त होंगे, लोग आकर देख सकें। लेकिन जिस तरह का क्राउड ने रिस्पांस किया है, तो उसके बाद आज का मैच फ्री है, लेकिन कल से वहाँ पर वो वीकेंड पे टिकट उसका जो आगाज़ कर दिया जाएगा। तो इससे यही दिखाई दे रहा है कि लोग चाहते हैं मैचेस हों, अच्छी क्वालिटी क्रिकेट हो, लेकिन उसके लिए क्वालिटी पिचेस भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बनाना होगा। सही है। अच्छा यूसुफ, ये भी बताइएगा कि यही कहा जा रहा था, चेयरमैन VC भी कह रहे थे कि चैंपियंस वनडे कप से टैलेंट बहुत निकलेगा, फिर आगे जिसको कौमी स्क्वाड में जगह बनाने में आसानी होगी। किस को कौन सा ऐसा प्लेयर देख रहे हैं जिसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो आगे चलकर कौमी स्क्वाड में अपनी जगह बना पाएगा? अगर हम अभी कामरान गुलाम का भी मैंने भी जिक्र किया, आपने भी किया, उनकी दूसरी सेंचुरी थी इस टूर्नामेंट में, क्या इनको देखते हैं कौमी स्क्वाड में आगे? देखें, हिना हैरानकुन तौर पर जितने कौमी स्क्वाड के अरकान हैं उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही, और ख़ास तौर पर जितने नौजवान क्रिकेटर्स हैं डोमेस्टिक जिन्होंने परफॉर्म पहले भी किया था, वो इस दफ़ा भी परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह आपने बात की कामरान गुलाम की, उसके बाद हैदर अली ने अच्छा परफॉर्म किया है, उसके साथ साथ दूसरे जो यंगस्टर हैं उन्होंने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है। और हमारे जितने भी फेवरेट हैं, बाबर आजम हैं, सऊद शकील हैं, शान मसूद हैं, साइम अयूब, वो सब नाकाम हुए हैं। बाबर आजम ने थोड़ा काफ़ी मुतासर किया, वो 8वें नंबर पर इस वक्त अगर बैटिंग के हवाले से बात की जाए रन्स के एतबार से, तो उनका स्ट्राइक रेट भी निस्बतन थोड़ा सा बेहतर हुआ, 97 पॉइंट प्लस उन्होंने रन्स किए रफ्तार से। लेकिन मजमूई रन की जो रफ्तार है उसको बढ़ाने में कामयाब नहीं, अभी तक सिर्फ एक निसफ सेंचुरी उन्होंने की है। लोग ये चाहते हैं जिस तरह के फैसलाबाद के हीरोज़ अपने देखने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। बाबर आजम को लिए एक लगता है कि ये बाबर आजम का होम ग्राउंड बन चुका है। जिस तरह लोग उनको दीवानावार आने के लिए वहाँ देखते हैं, उनका ऑटोग्राफ लेते हैं, तो लगता है कि वो सिर्फ बाबर आजम को उसकी बैटिंग को देखने के लिए आए हैं। तो बाबर आजम को भी एक बड़ा उन पर जिम्मेदारी है कि वो बड़ी इनिंग्स खेलें जिस तरह लोग चाहते हैं, और वो खुद को परफॉर्म करें कि वो दुनिया के इस वक्त पाकिस्तान के भी नंबर 1 बैट्समैन। तो ये आप बताइएगा यूसुफ कि कैसे क्राउड आप कैसा देख रहे हैं? क्राउड हमें वीकेंड्स पे दिखाई दे रहा है या सुबह जल्द मैचेस होने की वजह से भी क्राउड का मसला? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि PSL के मैचेस में भी हमें इन हीरोज़ की वजह से फिर यहाँ जैसा क्राउड है इन शहरों में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, फिर यहाँ पे भी PSL के मैचेस होने चाहिए, क्योंकि क्राउड तो भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है और लोग आ रहे हैं मैच देखने। देखें ही ना, जिस तरह का क्राउड वहाँ पर देखने को तकरीबन हर मैच में एक हाउसफुल होता है, लोग बाहर भी उनकी क्यू लगी होती है कि वो पहले वाले जो लोग अंदर बैठे वो बाहर और उनको जगह मिल सके। तो इस तरह का क्राउड हमने देखा था PSL मैचेस के दौरान कज़ाफ़ी स्टेडियम में। वही जोश जज्बा वहाँ पर फैसलाबाद के लोगों में भी पाया जाता है, और PCB चेयरमैन ने ये अंदिया भी दिया कि जिस तरह क्राउड का बिहेवियर है, जिस तरह उनका रिस्पांस है, तो वो कोशिश करेंगे यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट भी और PSL के मैचेस भी यकीनी तौर पर करवाए जाएँ। पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है, उसको फ़रोग देना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि लाहौर कराची से बाहर निकल कर जितने हमारे वेन्यूज़ उनको एक्सपोज किया जाए, लोगों को मौके दिए जाएँ कि हमारे हीरोज़ को वहाँ पर देखें, ताकि नौजवानों में जो जज्बा भी पैदा और जो क्वालिटी क्रिकेट है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिले। तो यकीनी तौर पर ये एक खुशाइन चीज़ है कि चैम्पियन कप वहाँ पर करवाया जा रहा है, फैसलाबादियों को बहुत बड़ी अपने हीरोज़ को देखने का मौका मिल रहा है। तो इससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी फ़ायदा भी होगा कि उससे नौजवान भी सामने आएंगे और नया टैलेंट भी उनको देखने को मिलेगा। ऐसा ही है। अच्छा मोहम्मद यूसुफ, वैसे ना हमें लग रहा था कि जो मेंस क्रिकेट देख के कि जो पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम है ना, उस पर भी कुछ नहुसत के बादल छाए हुए थे आगाज़ में। हमें लग रहा था कि भाई ये भी काम ख़राब होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से शिकस्त का तो गले से उतार कर फेंके हमारी लड़कियों ने, क्या कहेंगे?
मैच पर क्या कमेंट करें जिस तरह से जीते हैं? देखिए, इस वक्त जो मुल्तान में सीरीज जा रही है पाकिस्तान वीमेंस की और साउथ अफ्रीका वीमेंस का, बेहतर इसका मकसद ये है कि जो आईसीसी का वर्ल्ड कप होने जा रहा है 3 अक्टूबर से दुबई और शारजा में, उसकी तैयारी की जा सके और इसी मकसद के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम भी वहाँ पर मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम ने दी है, पहले मैच में गो के उनके नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन जिस तरह उन्होंने कमबैक किया कल वाले मैच में, तो इससे यकीनी तौर पर उनका जो मोराल है वो भी बेहतर हुआ होगा और जो नहुसत के बादल आपने कहा हैं वो छट चुके होंगे। और हम ये कोशिश, हमारी सबकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की मेंस के साथ साथ जो वुमेंस टीम है उसका ग्राफ भी बेहतर हो और आने वाले जो मैचेस होंगे वर्ल्ड कप के, उसमें पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम जीते। ख़ासतौर पर वुमेन क्रिकेट में हमें बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ चूँकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा टीमें नहीं आती, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तानी टीम को जितने भी ज़्यादा क्रिकेट खेली है वुमेन क्रिकेट, वो उसने बाहर जाकर खेली है। बाहर जाकर आपको पता है कि वो एतमाद नहीं होता लड़कियों में, जिस तरह की परफॉर्मेंस उनसे तवक्को की जा सकती है। अगर यहाँ पर जितनी ज़्यादा क्रिकेट होगी उससे खेल भी फ़रोग मिलेगा और पाकिस्तान जो एतमाद वो भी उनका बहाल होगा और वो आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस देने के भी काबिल होंगी। तो हम सबके लिए अच्छी बात है कि वुमेन क्रिकेट टीम जो फतवात की राह पर गामजन हो चुकी है। अच्छा, ये बताइएगा कि आईसीसी की टीम जो कल कराची में थी, आज इस्लामाबाद में है, कल लाहौर आएगी, मज़ीद क्या इस हवाले से इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, 16 फरवरी से यहाँ पर आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में, उसके लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल की जा रही हैं। इससे पहले 3 वफूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दौरा कर चुके हैं, उनसे ब्रीफिंग ले चुके हैं और ये चौथा वफद जो यहाँ पर पहुँचा, इसमें 5 अरकान हैं। और हमारे लिए थोड़ी सी एक अच्छी चीज़ ये कि इसमें जो 3 लोग हैं वो लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुख्तलिफ हैसियतों में काम कर चुके हैं। ख़ासतौर पर जो जीएम के टीम के आईसीसी के इस वक्त वो वसीम खान, वो चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर पीसीबी में 1.5-2 साल जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। अब इश्यूज़ ये है कि इस वक्त चूँकि वहाँ पर स्टेडियम की तामीर जारी है, कज़ावी स्टेडियम में तो बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है, अभी कराची में भी काम हो रहा है, इसके बाद इस्लामाबाद में थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग होनी है। तो अभी तक तो वो एक ये सवालिया निशान है उनके लिए भी और पीसीबी के लिए, क्योंकि अभी तक तो वो देख रहे हैं कि जैसे वेन्यू सारे उखड़े हुए हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा माहौल अच्छा नहीं लग रहा उनको यहाँ पर मैचेस हों। तो कितना टाइम दरकार है? आपने तो पर्सनली विजिट भी किया था, कज़ाफ़ी का विजिट करके आए थे, तो कितना टाइम है अभी स्टेडियम की? और मोहसिन नकवी की क़यादत में कोई फ़र्क नहीं आ रहा? नहीं, मोहसिन नकवी कोशिश कर रहे हैं कि जो तरक्याती काम उनको बेहतर किया जाए। वो तकरीबन हफ्ते में 2 बार विजिट भी करते हैं, ख़ासतौर पर कज़ाफ़ी स्टेडियम, क्योंकि घर भी यहाँ पर है, तो वहाँ से निकल कर सुबह भी चक्कर लगाते हैं, शाम को भी चक्कर लगाते हैं, ख़ासतौर पर वीकडेज़ में। आपने डेडलाइन की बात की तो 31 दिसंबर पीसीबी ने डेडलाइन रखी हुई है तीनों वेन्यूज़ के हवाले से। और सबसे ज़्यादा काम चूँकि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होना है, पूरे स्टेडियम को दोबारा रेनोवेट किया जा रहा है सिर्फ फार एंड को छोड़कर, तो काम ज़्यादा लंबा है। लेकिन हमें थोड़ी सी होप ये है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ था, न्यूयॉर्क में मैचेस हुए थे, वो एक पार्क में मैचेस करवाए गए थे, एक रेनोवेट किया गया था पूरे स्टेडियम को सिर्फ 4 माह के अरसे के दौरान। लेकिन वहाँ पर चूँकि एक माहिरीन की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर थी, इंटरनेशनल टेंडर्स वहाँ फर्म में वहाँ पर मौजूद थी काम करने के लिए। यहाँ पर चूँकि लोकल हैं, थोड़े से पाकिस्तानी हैं, मजदूर हैं जो बाकी दूसरा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा खदशात हैं कि क्या वो 31 दिसंबर तक सारा जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसको कंप्लीट कर पाएंगे। और इसी बात की यकीन दहानी पीसीबी ने आईसीसी के वफ्द को भी दिलानी है कि वो मुतमन रहें कि काम तसल्ली से हो रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना तजिया पेश किया। और यकीनन होने ऐसे मैचेस, ऐसी सीरीज़ और PSL जैसे हमारे शानदार इवेंट्स जो हैं वो दीगर ममालिक में होते हैं, अपने मुल्क में होने चाहिए, यहाँ पर लोग देखने चाहिए। क्राउड हमने पहले भी देखा है, हम आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे बहुत से मैचेस शायकीन क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि मजीद शायकीन क्रिकेट का दायरा वसी करने के लिए भी यहाँ पर करवाए जा सके। हम छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना। शो के आखिर में मौसम का तफसीली जायजा। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम खुश्क और खून की बरकरार है। रात गए लाहौर में हवाएं चलती रहीं। क्या मानसून बारिशें बरसाने वाला सिस्टम खत्म हो गया है या अभी भी बारिशों का इम्कान है? यहाँ जैसे हमने आगाज़ में जिक्र किया था मौसम का, हमने कहा ज़रा डिटेल्ड आपको बता दें और क्यों ना एक्सपर्ट की राय जान ले कि आगे मौसम कैसा होने वाला है। तो जनाब सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार सरफराज साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मानसून की बारिशें खत्म हो गई हैं या फिर अभी होनी है? जिस तरह का लाहौर में अभी मौसम बना हुआ है, लग रहा है कि बारिश होगी, अब आप बताएं, कंफर्म करें। जी वैसे तो आपने देखा कि सितंबर में कोई ऐसी खास बारिश नहीं हुई अभी तक। एक तरह से ब्रेक चल रहा है, मानसून ब्रेक इसे हम कह सकते हैं। पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुई, लेकिन हल्की फुल्की कुछ ना कुछ हवाएं मानसून की
कह सकते हैं हम, जो इंडिया पे असल में लाहौर के उस तरफ दिल्ली विल्ली के आसपास एक लो प्रेशर बना हुआ था, तो पिछले 4-5 दिनों से डीप डिप्रेशन और फिर डिप्रेशन और बस अब लो प्रेशर एरिया है, तो उसके बाद ही कुछ ना कुछ हवाएं हैं। तो मेरे ख्याल में कोई लाइट रेन, बूंदाबांदी या लाइट रेन इस तरह का हो सकता है, एक ही दिन का, ज्यादा से ज्यादा आज ही के दिन का फिनोमेना है। उसके बाद फिर आगे ड्राई वेदर है, फिर सितंबर के बिल्कुल आखिर में जाकर कोई 28-29 को इम्कान बनेगा दोबारा से एक अच्छी बारिश हो जाए। अच्छा, तो यानी जो एक और स्पेल है मॉनसून का, क्या वो स्टार्ट होगा उसके बाद से फिर? इम्कान है इस बात का। देखिए, अब वैसे तो सितंबर में अमूमन 18 या 20 सितंबर के बाद हमारे यहाँ हो जाती है मॉनसून, तो विथड्रॉ होना शुरू हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कोई इस तरह की डिप्रेशन वगैरह उधर बे बंगाल में कोई अच्छा बन जाए, स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया जिसे कहते हैं, वो बन जाए, तो उसका वो फिर आगे वेस्टवर्ड मूव करता हुआ आ जाए हमारे एरिया के करीब, तो फिर इम्कान होता है। बाज सीजन ऐसे होते हैं, तो इस दफा भी एक इम्कान है। देखिए वो पूरा होता है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा, अभी उसको वॉच करना पड़ेगा। इसका मतलब है सरफराज साहब कि सितंबर के आखिर में बाकायदा सर्दी का आगाज हो जाएगा? सर्दी का तो खैर अभी मतलब हाँ, बारिश के उस स्पेल के दौरान कह सकते हैं कि मौसम ठीक हो जाएगा, सर्द हो सकता है। लेकिन ये कि बाकायदा तो आपको पता है कि अक्टूबर के वस्त के बाद ही जाके कुछ सर्दी होती है ना। अक्टूबर में तो तेज धूप होती है दिन में, लेकिन रात में कुछ ना कुछ खुनकी हो जाती है। अच्छा, यानी सर्दियां अभी बड़ी दूर है अली, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सर्दियां अभी आने में टाइम लगेगा। अच्छा सरदार सरफराज साहब, लाहौर का जरा आपने बताया, कराची की सूरत हाल बताएं, कराची वालों के लिए क्या खबर है, कैसा रहने वाला है मौसम, कितना दर्जा हरारत रहने वाला है कराची का आइंदा दिनों में? कराची में तो अब जी निस्बतन गर्म मौसम शुरू हो गया है। यहाँ तो आपको पता होगा शायद कि अक्टूबर का महीना जो है ना, दूसरा या तीसरा गर्म तरीन महीना होता है कराची में, दोबारा से गर्मी शुरू हो जाती है अक्टूबर में। और अभी जैसे अब आसमान खुलने लगा है, बादल बादल छट गए हैं बिल्कुल भी, और सनी और तेज धूप होती है दिन में, और वही 34-35 तक टेम्परेचर आज ये 3-4 दिन जो है इनमें खासकर 34-35 तक चला जाएगा। तो एक तरह से निस्बतन गर्म मौसम शुरू हो गया कराची में। अब तो सरफराज साहब पहाड़ों का भी हाल बता दें, बहुत से जो ट्रैवलर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो सर्द मौसम का इंतखाब करें पहाड़ों में जाने के लिए, वहाँ क्या सूरत हाल है? देखिए अभी तो खैर ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि आज 19 सितंबर है, तो अभी तो अगले 10 दिन तक कोई ऐसा खास वेदर नहीं है कहीं भी, पहाड़ों पर भी और सभी जगहों पर ड्राई वेदर है ज्यादातर। किसी इक्का दुक्का जगह पे कोई गिलगित बल्तिस्तान में या चित्राल वगैरह साइड पे कोई हल्की फुल्की हो जाए तो हो जाए, लेकिन जनरली ड्राई वेदर है। और अब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है कि रात की हल्की फुल्की सर्दी हो जाती है पहाड़ी इलाकों में खासकर, तो सयाह अब तो जा सकते हैं, कोई ऐसा मतलब वो नहीं है। लेकिन वही मैंने आपको कहा कि सितंबर के आखिर में शायद कोई चांस बने, अभी वो एक तरह से चांस ही है, कह सकते हैं हम। जी बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने मौसम का हाल हमें बताया। और मौसम की जब भी बात आती है, 10 साल मुझे कराची में मैंने गुजारे हैं, और उसके बाद मुझे पता है अक्टूबर बहुत वहाँ पर गर्म होता है। और सर्दी का जिक्र जब भी आता है ना, तो वो सिंक इन हो चुका है मौसम हमारे अंदर, और उसके बाद जिक्र पे भी सर्दी लगने लगती है। कराची में वैसे सर्दी होती है, वहाँ पर लाहौर जैसी सर्दी महसूस करेंगे आप यहाँ पे इंशाल्लाह। लाहौर की सर्दी का आपको पता चलेगा। जी, इसी नोट पे हमारा आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे मुलाकात होगी कल, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।